अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। आइए 34 और इसके साथ है इसका इफ्रिक 10। ये छोटा सा टॉपिक है, इस पे सवाल नहीं आया कभी और मेरे ख्याल में आना नहीं चाहिए, क्योंकि सी फैप में ना ऐसे फाइनल अकाउंट्स नहीं है, यानी ट्रायल बैलेंस दिया हो और फाइनल अकाउंट्स बनाने हो, तो ये इंटरम अकाउंट्स हैं, इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, तो शायद इस वजह से कभी सवाल ना आया हो। लेकिन इसमें छोटी छोटी एक दो चीज़ें हैं वो आप याद कर लीजिएगा। ये मैंने बनाया हुआ है बुक में, चैप्टर पता नहीं कौन सा, हाँ चैप्टर 17। ये मैंने ना चैप्टर 17 में ये किया था कि सिलेबस पूरा करने के लिए जो छोटे छोटे से टॉपिक थे तो वो आई कैप की बुक से यहां कॉपी कर दिए थे। हाँ जी, नहीं है वो FAR 2 में। ये चैप्टर 17 पे आ जाए, बिल्कुल लास्ट में, पास पेपर से जस्ट पहले। ये मैंने ये किया कि आई कैप की बुक से ना जो जो छोटे छोटे चैप्टर्स थे वो उसमें डाल दिए, और ईमानदारी ये की कि मैंने नीचे अपना नाम भी नहीं लिखा, वरना मैंने हर पेज पे नाम लिखा हुआ अपना, तो मैंने इसमें कोई नाम नहीं लिखा अपना। चैप्टर 17, चैप्टर 17 पे आइए। हैं पेज नंबर तो मैंने वो चैप्टर्स के रखे हुए ना, क्योंकि बाद में फिर वो चीजें इंसर्ट करना आसान होता है। 17 शुरू ही है, नहीं पास पेपर्स मैंने चैप्टर 18 बनाया हुआ है, तो उससे पहले 17, 16 के बाद 17, 16 के जस्ट बाद वाला, चलो ऐसे कह देता हूं, चैप्टर 16 के जस्ट बाद पहुंचे। अच्छा, इसमें IAS 34 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन इंटरम पीरियड की, जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये इंटरम है। इनको बनाने के लिए कोई खास रूल्स हैं नहीं, वही स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन बस इस IAS 34 को लिखने का मकसद ये था कि कुछ मुश्किलें आसान कर दें, यानी एस्टीमेट्स के लिए बस अंदाजे लगा लें, बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाएं, बस अंदाजे लगा लें, वरना बेस्ट एस्टीमेट लगाने के लिए किसी एक्सपर्ट से पूछना पड़ता, रहने दो बस, ठीक है खुद ही अंदाजा लगा लो जो करना है। तो इसमें ये चीज़ें इन्होंने कहा है, थोड़ा हाथ वाला रख दिया है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके एस्टीमेट ना लगाएं, टूटे फूटे जैसे ठीक लग रहा है लगा लें। इसके अलावा जो चीज़ मुझे लगता है ना आपको याद करनी चाहिए, जो छोटा मोटा टेस्ट हो सकता है, वो ये दूसरे पेज पे बना हुआ टेबल है, ये देखते हैं। इसकी मिसाल ये रखी है कि ये ईयर एंड जनवरी से दिसंबर है और हाफ ईयर के अकाउंट्स बन रहे हैं, यानी सेकेंड क्वार्टर के अकाउंट्स बन रहे हैं। तो जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है ना, उसमें 2 कॉलम होंगे। जैसे ईयर एंड है अगर 31 दिसंबर और हाफ ईयर बन रहा है, हाफ ईयर तो 30 जून का बन रहा होगा, तो 30 जून की तो बैलेंस शीट देनी है, उसके अलावा पिछले ईयर एंड की बैलेंस शीट देनी है। यानी अगर 31 दिसंबर 22 ईयर एंड है, 31 दिसंबर 22 ये ईयर एंड है 2022, अभी इस वक्त जो अकाउंट्स बन रहे हैं वो हाफ ईयर के बन रहे हैं। हाफ ईयर का मतलब है सेकंड क्वार्टर के बन रहे हैं, सेकंड क्वार्टर के, हाफ ईयर के नहीं सॉरी, सेकंड क्वार्टर के बन रहे हैं। तो जो SOFP है इसमें एक कॉलम तो, क्योंकि ये ईयर ये एज एट होती है, तो एक तो होगा 30 जून 22 का कॉलम, और एक पिछले साल 30 जून का कॉलम नहीं होगा, पिछले ईयर एंड वाला कॉलम होगा। ये चीज मुझे लगता है ऐसे टेस्ट हो सकती है, जिस तरह ना एक सवाल था, शुरू की बात है, IFRS 5 कराया था मैंने, तो उसमें एक डिस्क्लोजर बनाना, डिस्क्लोजर तो खैर नहीं, उसमें ये सिखाया था कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को इनकम स्टेटमेंट में वो एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, यानी अगर नहीं एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग नहीं सॉरी, जिस साल डिसकंटिन्यूड है तो उसका कंपैरेटिव भी डिसकंटिन्यूड रीस्टेट करते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में हेल्ड फॉर सेल को रीस्टेट नहीं करते,
ये चीजें वहां की थी, तो उसके ऊपर एक सवाल आया था 5-7 नंबर का कि अकाउंटेंट ने ये समरी बनाई है तो बताएं ठीक है कि नहीं ठीक है। तो मुझे लगता है उस तरह से टेस्टिंग इसकी हो सकती है। तो ये टेबल याद रखिएगा। बैलेंस शीट जब बनेगी तो जिस 30 जून डेट की बैलेंस शीट बन रही है वो कॉलम होगा, और साथ पिछला 30 जून नहीं होगा, पिछला ईयर एंड होगा। ये बैलेंस शीट में करना है। इनकम स्टेटमेंट में क्या करना है? इनकम स्टेटमेंट में ये करना है कि 30 जून 22 पे एक क्वार्टर का कॉलम आएगा, और 30 जून 22 पे एक हाफ ईयर का कॉलम भी आएगा। ईयर टू डेट समझते हैं? YTD ईयर टू डेट नहीं, ईयर टू डेट का मतलब होता है कि अब हम बना सेकेंड क्वार्टर का रहे हैं, सेकेंड क्वार्टर का, तो एक कॉलम इनकम स्टेटमेंट का सेकेंड क्वार्टर का होगा, और ईयर टू डेट का मतलब है कि दोनों कॉलम्स, दोनों क्वार्टर मिला के, जैसे हम इस वक्त ईयर एंड 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड क्वार्टर के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो वो जो सेकेंड क्वार्टर है अप्रैल से जून, उसके इनकम एक्सपेंसेस भी होंगे, और जनवरी से जून भी होंगे। ये 3 महीने के होंगे, ये 6 महीने के होंगे। बैलेंस शीट में जिस दिन की बैलेंस शीट बना रहे हैं वो, और पिछले ईयर एंड की पोजीशन, क्योंकि ये तो एज एट होती है। इनकम स्टेटमेंट हम जिस क्वार्टर की बना रहे हैं उस क्वार्टर की इनकम स्टेटमेंट भी फिगर भी होंगी, और उस साल में चूंकि अब तक 2 क्वार्टर गुजर चुके हैं तो दोनों की कंबाइंड भी होंगी। तो इनकम स्टेटमेंट में इस क्वार्टर का, जैसे अगर सेकंड नहीं थर्ड क्वार्टर का, थर्ड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होती तो थर्ड क्वार्टर भी होता और तीनों क्वार्टर्स का टोटल भी होता। इसी तरह इन्हीं दोनों का कंपैरेटिव भी, यानी 2021 के सेकंड क्वार्टर की भी और 2021 के हाफ ईयर की भी। इनकम स्टेटमेंट जिस क्वार्टर की बन रही है उस क्वार्टर की तो बनानी ही है। अगर ये थर्ड क्वार्टर की बन रही है तो तीनों क्वार्टर्स की टोटल भी बनानी है। अगर ये सेकंड क्वार्टर की बन रही है तो सेकंड क्वार्टर की तो बनानी ही है, दोनों क्वार्टर्स की मिला के टोटल भी बनानी है, और बिल्कुल इन्हीं दोनों कॉलम्स का पिछला 2021 भी बताना है। ये यहां टिक चिक लगा के देखें, बात समझ आती है जी। इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है साल से कम। इंटरम, अभी साल एंड नहीं हुआ तो उसमें मार्केट में यही चल रहा होता है क्वार्टर क्वार्टर। नहीं, एसओएफपी तो एज एट होती है ना, वो तो फॉर द पीरियड नहीं है। देखो जो 30 जून है वो 30 जून इस क्वार्टर का भी एंड यही है, और उन 6 महीनों का भी एंड यही है। तीसरे क्वार्टर की बात करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में तीसरे क्वार्टर का कॉलम होगा और तीनों क्वार्टर्स का कॉलम होगा, हाँ 9 महीने का, क्योंकि ये फॉर द पीरियड चीज होती है। बैलेंस शीट में तीसरे क्वार्टर के एंड की फिगर्स हैं, तो साथ 9 क्वार्टर्स के एंड की फिगर तो स्टिल वो यही होंगी ना। तो इसलिए बैलेंस शीट में बस जिस क्वार्टर की बैलेंस शीट बन रही है बस उसी क्वार्टर की बन रही है। कंपैरिजन के लिए बस सिर्फ ईयर एंड है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट चूंकि फॉर द पीरियड होती है तो जिस क्वार्टर की इनकम स्टेटमेंट बन रही है उस क्वार्टर की भी बनेगी, और उस साल में अब तक जितना हो चुका उसकी भी बनेगी, और कंपैरेटिव भी ऐसे ही है। ये इसमें टेक और डैश से ये बताया हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर में तो ये कॉलम की जरूरत नहीं होगी, यानी अगर पहले क्वार्टर है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, दूसरे और तीसरे में जरूरत है इसकी। हाँ जी, इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, कैश फ्लोज में ऐसा नहीं है। कैश फ्लोज में अगर क्वार्टरली अकाउंट्स बन रहे हैं सेकंड क्वार्टर के, तो उसमें क्यूमुलेटिव 6 महीने वाली ही फिगर बतानी है, क्वार्टर की नहीं बतानी, कंपैरेटिव के पिछले साल वाले 6 महीने। अगर कैश फ्लो बन रहा है तो वो क्यूमुलेटिव बताना है, वो क्वार्टर का नहीं बताना, और कंपैरेटिव भी ऐसे ही। यानी अगर ये तीसरे क्वार्टर के अकाउंट्स बन रहे हैं तो कैश फ्लो कितने अरसे का आना है? 3 क्वार्टर, 9 महीने का, और उसका कंपैरेटिव भी 9 महीने वाला, कंपैरेटिव पिछले साल वाला, पिछले साल के 9 महीने। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में तीसरे क्वार्टर के अकाउंट्स बन रहे हैं तो तीसरा क्वार्टर भी और 3 क्वार्टर भी, लेकिन कैश फ्लो में बस 3 क्वार्टर्स का टोटल, और इसी तरह सोसी में भी बस 3 क्वार्टर्स का टोटल। यानी सिर्फ इनकम स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें फॉर द क्वार्टर दिखाना है, अदरवाइज बाकियों में क्यूमुलेटिव ही है। ये टेबल में तो समरी है, असल में आईएएस की कहानी यही, ये ऊपर से 5 पॉइंट्स लिखे हैं ना वो ये हैं। कैश फ्लो में भी जो हम इस साल का दिखा रहे हैं ना वही चीज पिछले साल की, लेकिन बैलेंस शीट में पिछला ईयर एंड कंपैरेटिव है।
आप ऐसा करें कि ये जो अंग्रेजी लिखी है ना ये पढ़ें, फिर इसको टेबल से रिलेट करें। जैसे पहले बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि एसओएफपी जो बनानी है, ये इसके ऊपर जो 5 बुलेट पॉइंट्स उनकी बात कर रहा हूं, ये 5 बुलेट पॉइंट्स आईएएस कहेगा, वो तो एक एग्जांपल बना के दिखाई हुई है, तो आप अंग्रेजी ये पढ़ें और उसमें वो टेबल वाली एग्जांपल देख लें। पहले बुलेट पॉइंट में कहा हुआ है कि एसओएफपी जो बनेगी एट द एंड ऑफ करंट इंटरम पीरियड, यानी तीसरे क्वार्टर की अगर बन रही है तो तीसरे क्वार्टर वाला कॉलम, एंड पिछले साल एंड की कंपेरेटिव, ये पहले बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ। SOFP at the end of current interim period and a comparative balance sheet at the end of previous financial year, पिछले साल के क्वार्टर की नहीं, पिछले साल के एंड की। जबकि SOCI के बारे में लिखा हुआ है कि करंट इंटरम पीरियड की भी और क्यूमुलेटिव फॉर करंट ईयर भी टू डेट, और इन्हीं के कंपैरेटिव की बात की है अगले पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में इन्हीं के कंपैरेटिव की बात हो रही है। यानी 2022 के अगर तीसरे क्वार्टर का है तो 2022 के तीसरे क्वार्टर का कॉलम भी आएगा और 2022 के 9 महीनों का कॉलम भी आएगा। ये सेकंड बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है। और थर्ड बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि 2021 के भी तीसरे क्वार्टर का कॉलम और 2021 के भी 9 महीनों वाला कॉलम, ये थर्ड बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है। और फोर्थ बुलेट पॉइंट में सोसी के बारे में लिखा हुआ है कि अगर तीसरे क्वार्टर का बना रहे तो 9 महीनों का सोसी, और लास्ट बुलेट पॉइंट में कैश फ्लो का लिखा हुआ है कि अगर तीसरे क्वार्टर का बना रहे हैं तो 9 महीनों का कैश फ्लो। पढ़ लो, सोसी फॉर द पीरियड होती है कि एज एट होती है कैश फ्लो। तो ये जो सोसी और कैश फ्लो है ना दोनों, ये फॉर द क्वार्टर नहीं बताने, फॉर द 9 मंथ्स बताने। कैश फ्लो और सोसी दोनों फॉर द 9 मंथ्स बताने अगर तीसरा क्वार्टर है तो। दूसरा कंपैरेटिव में भी वही वाले 9 महीने, अगर दूसरे क्वार्टर का है तो फॉर द 6 मंथ्स बताना है, सोसी भी और कैश फ्लो भी। तो ये मेरे ख्याल में इस हद तक ये इस तरह की टेस्टिंग हो सकती है, जैसे वो IFRS 5 की एक टेस्टिंग थी, या वो जून 22 का एक सवाल किया था, वो जो एक फ्लो चार्ट सा बनाया हुआ था और वो जूनियर ने बनाया था तो वो ठीक करके बनाना था। तो मेरे ख्याल में उस तरह की टेस्टिंग इसमें हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि ट्रायल बैलेंस देके आपसे कहेंगे कि इंटरम अकाउंट्स बना दें, तो ये इस तरह की ही टेस्टिंग हो सकती है थ्योरेटिकल। ये टेबल तसल्ली कर लें, समझ आ गई बात। सोसी और कैश फ्लो क्यूमुलेटिव, SOCI है बस वो जो फॉर द पीरियड भी और क्यूमुलेटिव भी। ओके अच्छा, इसके अलावा जो जी हाँ जी, SOCI भी फॉर द पीरियड होती है, सोसी और कैश फ्लो भी फॉर द पीरियड होते हैं, लेकिन SOCI में क्वार्टर भी बताना है और 9 महीने भी बताने हैं, लेकिन सोसी और कैश फ्लो में सिर्फ 9 महीने बताने हैं। इसके बाद इसका लास्ट रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, इसमें यह लिखा हुआ है कि जो भी IAS लगाएंगे वो क्यूमुलेटिव बेसिस को सामने रख के लगाएंगे। जैसे जब बन रही थी पहले क्वार्टर की स्टेटमेंट्स, तो उन पहले क्वार्टर की स्टेटमेंट्स में NRV राइट डाउन करनी बन रही थी, क्योंकि उस वक्त हालात ठीक नहीं थे। वैसे जो बात बता रहा हूं ना, ये IAS में अगर ना भी लिखा होता तो लॉजिकल ऐसे ही होना था। पहले क्वार्टर की बैलेंस शीट बना रहे और पहले क्वार्टर के एंड पे जो इन्वेंट्री पड़ी है उसकी NRV कम है तो राइट डाउन कर देंगे। दूसरे क्वार्टर में वही इन्वेंट्री अब भी मौजूद है लेकिन अब हालात अच्छे हो गए तो कॉस्ट पे वापस ले आएंगे। तो अब तब भी ऐसे ही करना था, ना भी लिखा होता। तो बस ये लिखा हुआ है कि हमने क्यूमुलेटिव बेसिस पे अकाउंटिंग पॉलिसी लगानी है। इसी तरह ईयर पहले क्वार्टर के एंड पे हालात खराब थे, एक पीपी को इंपेयर कर लिया, अब उसके बाद अगले क्वार्टर के एंड पे हालात सही हैं तो इंपेयरमेंट नहीं हुई। इसका मतलब इसको ये नहीं कहेंगे कि इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल की अकाउंटिंग है, बस अब 6 महीने सामने आने के बाद नहीं है जी रिवर्सल, नहीं है इंपेयरमेंट, जो पहले एंट्री डाली थी उसको रिवर्स कर दें, क्योंकि अकाउंटिंग क्यूमुलेटिव के हिसाब से करनी है। ये बात दोबारा सुने, पहले क्वार्टर के अकाउंट्स बने उसमें इंपेयरमेंट लॉस आ गया, दूसरे क्वार्टर के अकाउंट में लगा हालात ठीक है तो दूसरे क्वार्टर के अकाउंट में इंपेयरमेंट और इंपेयरमेंट रिवर्सल नहीं दिखाएंगे, बस इंपेयरमेंट ही गायब हो जाएगी, क्योंकि क्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग कर रहे होंगे। लेकिन ये बात शायद इसी तरह ये इंटेंजिबल एसेट्स पहले क्वार्टर के अंदर लगा था कि चीजें पूरी नहीं हो रही, हाँ जी, उनको एक्सपेंस बना दिया था, लेकिन अब ये रेंट पे आके लगता है नहीं कंडीशंस तो पूरी हैं, तो नहीं, जो चीज एक्सपेंस बन गई वो बन गई। ये मेजरमेंट पॉलिसी का मामला नहीं है, ये तो कंडीशंस पूरी होने का मामला है कि अगर 30 जून तक कंडीशंस पूरी नहीं हुई थी तो नहीं हुई थी,
उसके बाद पूरी हो जाएंगी तो पिछला रिवर्स नहीं कर देंगे, तो इसलिए इस बात को अलग से लिखा हुआ है इसके अंदर, इंटेंजिबल वाली बात को अलग से लिखा हुआ है। उसके अलावा जो बाकी बातें बता रहा हूं वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे चलानी है। अच्छा, इसमें ये आईकैप की बुक में ना एक इफ्रिक 10 मिस था, है वो सिलेबस में, लेकिन इफ्रिक 10 मिस था, तो आप ना इसमें एक लाइन लिख लें। इफ्रिक 10 की जिंदगी का मकसद सिर्फ ये बताने के लिए आया था इफ्रिक 10 कि अगर पहले क्वार्टर में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गुडविल को इंपेयर कर लिया है तो अगले क्वार्टर में अगर हालात ठीक हैं तो गुडविल को वापस नहीं करना, गुडविल गई बस। ये बात पहले पूरी लिख लेना, एक लाइन इसमें लिख लें, लाइन डाल के। ये इफ्रिक 10 ये बुक में नहीं है, वैसे सिलेबस में है। इफ्रिक 10 एक पेज का है बस, उसमें सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है कि गुडविल की इंपेयरमेंट कर दें तो अगले क्वार्टर में उसको नहीं वापस कर देना। हाँ हाँ, देखें, जिस पेरेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब भी बनानी होती हैं तो साथ उसने कंसोलिडेटेड भी बनानी होती हैं। गुडविल को तो सीजीयू में ही उड़ाया होगा, लेकिन उड़ा दिया ना गुडविल को। अब जब क्यूमुलेटिव 6 महीने गुजरे और अब लगा नहीं नहीं हालात तो ठीक है, गुडविल को वापस नहीं लाना, गुडविल गई तो गई। हाँ, इन्वेंट्री वाली बात दोबारा सुने। पहले क्वार्टर के एंड पे इन्वेंट्री पड़ी थी, उसकी एनआरवी कम थी, उसको राइट डाउन कर दिया। दूसरे क्वार्टर का एंड हुआ, वो इन्वेंट्री फिर भी अभी भी मौजूद है, लेकिन अब हालात सब ठीक हैं, तो उसको एनआरवी राइट डाउन और एनआरवी राइट डाउन रिवर्सल कहने की बजाय बस राइट डाउन का किस्सा ही गोल कर देंगे। अरे मैं कह रहा हूं ना कि दूसरे क्वार्टर के एंड पे फिर स्टिल बची नहीं, जो बिक गई तो बिक गई ना, वो जो बिक गई वो तो बिक गई, वो तो चली गई कॉस्ट ऑफ सेल में। मैं बात कर रहा हूं जो अभी भी मौजूद रह गई हैं, दूसरे क्वार्टर के एंड पे भी मौजूद हैं, तो उनको पहले क्वार्टर में एनआरवी राइट डाउन कर लिया था। अब जब हालात दूसरे क्वार्टर के एंड पे ठीक हैं तो वो खत्म करें सारा, जो यानी क्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग पॉलिसीज लगानी है, ये बात है सारी। हाँ, लेकिन वो प्रेजेंटेशन के एतबार से, डिस्क्लोजर के एतबार से तो होगा ना कि एनआरवी राइट डाउन हुआ था। एक डिस्क्लोजर होता है IS2 का कि बताएं कि क्या क्या राइट डाउन हुआ है, बताएं क्या क्या रिवर्स हुआ है। देखें, इंटेंजिबल एसेट को अलग से इसलिए लिखा है कि ये ईयर है, इधर जाके कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो जब कंडीशंस पूरी यहां जाके हो रही हैं तो चाहे इंटरम अकाउंट्स बन रहे हो चाहे पूरे साल के अकाउंट्स बन रहे हो, ये एक्सपेंस है तो ये एक्सपेंस है, इसलिए इसको अलग से लिखा हुआ है कि ये नहीं होना कि इधर एक्सपेंस बना लिया था, इधर एक्सपेंस बना लिया था, इधर पता लगा कंडीशन पूरी हो गई तो सारे को एसेट बना ले। नहीं, ये तो इंटरम ना भी होता तो भी ऐसे ही करते हैं कि कंडीशन से पहले वाला एक्सपेंस हो गया तो हो गया। अच्छा, अगले पेज पे टैक्स वाला पॉइंट है, ये एग्जांपल पढ़ के देख लीजिएगा, मैं पहले आपको समझा देता हूं, बल्कि नहीं पढ़े एग्जांपल से समझाता हूं। अगले पेज पे टैक्स की एग्जांपल की हुई है, वो आप एक बार एग्जांपल पढ़िए तो मैं समझाता हूं। एग्जांपल पूरी पढ़ जरूर लें, 1.5 से ऊपर सारी, हो सकता है पढ़ के समझ आ जाए, लेकिन अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूं। बल्कि छोड़े रहने दें यार, देखें इतना टाइम पढ़ने में लगाएंगे, फिर दोबारा समझाऊंगा, फिर दोबारा पढ़ेंगे। क्वार्टर 1 में प्रॉफिट हुआ है कितना, चलो मैं अपनी फिगर ले लेता हूं, 40,000, ऐसी अपनी फिगर ले रहा हूं। प्रॉफिट हुआ 40,000 और जो टैक्स रेट्स हैं वो इस तरह से हैं कि फर्स्ट 50,000 रुपए पे 20%, फिर नेक्स्ट 1 लाख रुपए पे 30%। ये स्लैब रेट जैसे होते हैं। सैलरी कैसी होती है पाकिस्तान में। क्वार्टर 1 में हुआ तो है 40,000 का प्रॉफिट, तो टैक्स रेट कौन सा लगना चाहिए? हाँ जी, है 20% लगता। हम टोटल साल का अंदाजा लगाएंगे, हम ये लगाएंगे कि टोटल पूरे साल में मिला के
टोटल पूरे साल में मिला के 1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाना है। और अब जब 1.5 लाख पे, बल्कि नहीं, इसको सिंपल रखता हूं 20,000, ताकि हर क्वार्टर का बराबर हो जाए, हर क्वार्टर का बराबर हो जाए, ताकि वरना एक एवरेज रेट निकालना पड़ता। समझ लें पहले, फिर अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा। तो फिर अगर पूरे साल में 1,20,000 प्रॉफिट होगा तो फिर टैक्स कितना पड़ेगा? नहीं, 50,000 पे 20%, कितना? 10,000, और बाकी 70,000 पे 30%, 21,000। यानी पूरे साल में प्रॉफिट होगा, टैक्स पड़ेगा 31,000। तो 30। अगर पहले क्वार्टर में 30,000 प्रॉफिट हुआ है और हमें लगता है कि हर क्वार्टर में 30 ही होगा, तो फिर हम देखेंगे अल्टीमेटली कितना टैक्स पड़ेगा। वो जो अल्टीमेटली टैक्स पड़ेगा उसके एवरेज रेट से फिर हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि हर क्वार्टर में 30,000 ही होना है, तो इस टैक्स को 4 पे डिवाइड कर दें, और कितना बन गया? 6,000, 7,000, 7,750। तो इधर 7,750 टैक्स आ जाएगा। बजाय इसके कि हम कहते हैं 30,000 50 के अंदर अंदर ही है, 20% लगा दें, नहीं, पूरे साल की प्रोजेक्शन होगी और फिर उसके हिसाब से टैक्स रेट लगेगा। बल्कि अगर किसी ने काम किया हो टैक्सेशन में, तो सैलरी पे भी ऐसे ही होता है कि उसको पूरे साल पे एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं किस स्लैब में फॉल करेगी, उसके हिसाब से टैक्स करता है। तो यही लिखा हुआ है इसके अंदर, ये टैक्स वाली सारी कहानी। हाँ जी, एक क्वार्टर हुआ ना, और हाँ बिल्कुल, पूरे साल को जो बजट किया हुआ है उसके हिसाब से जो टैक्स रेट बनता है एवरेज, वो रेट लगाने हैं इसमें। ये टैक्स के अंदर ये कहानी लिखी हुई है सारी। और ये जो एग्जांपल में दूसरा टेबल बना हुआ है, इसमें आखिरी फिगर 0 कर दें, वो 0 बनती है। एनुअल टोटल वो 0 आता है, वो 1000 लिखा हुआ है, 0 आता है। दूसरे टेबल में आखिरी एनुअल टोटल 0 बनता है, 3,000 पॉजिटिव 3,000 नेगेटिव, तो 0। ये सब टैक्स में लिखा हुआ है। और जो नीचे लिखा हुआ है एस्टीमेट्स, ये मैं पहले बता चुका था कि ईयर एंड पे IAS 19 डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, काफी मेहनत करके एस्टीमेट्स लगाने थे, एक्चुरियल वैल्यूएशंस करनी थी। हर क्वार्टर के एंड पे ये काम ना करें, क्यों उतने पैसे खर्च करने हैं कि एक्चुअली हायर करें, तो क्वार्टर के एंड पे ना लगवाएं इनके अंदाजे। इसी तरह अगर प्रोविजंस बनवानी थी और लॉयर से कहना था कि जी हमें बेस्ट एस्टीमेट लगा के दो, और उसने एस्टीमेट के 1.5 लाख रुपए ले लेने थे, तो हर क्वार्टर ना करवाएं ये काम उससे, बस अपने अंदाजे लगा लें। ये लिखा हुआ है इसके अंदर, IAS 34 यही है बस। तो ये आपने खुद ही पढ़ना है, मैंने जितना बताना था इसमें से मेन बातें समझा दी। ये अब आगे सेल्फ स्टडी है। नहीं लिखा हुआ ना, इसे कहा था लिख लें। IFRIT 10 एक पेज का IFRIT 10 है, उसमें इतना कहा हुआ है सिर्फ कि गुडविल को नहीं करना रिवर्स, बस हो गई इंपेयर तो हो गई। वो मिसाल पढ़ोगे तो पता लगेगा। मिसाल में ये लिखा हुआ है कि पहले क्वार्टर में 15,000 प्रॉफिट आया। अब वो 15,000 का जो प्रॉफिट है, ये अगले जो 3 क्वार्टर हैं उनमें लॉस आना है, तो अल्टीमेटली वो 0 ही होना है, अल्टीमेटली 0 होना है। लेकिन अगर वो 0 ना भी हो तो ये पहली ब्रैकेट के अंदर अंदर ही आ रहा है 20%, बल्कि नहीं, पहली ब्रैकेट वाली बात तो पिछली मिसाल में थी, इसमें नहीं है। अल्टीमेटली 0 हो जाना है, लेकिन टैक्स रेट 20 रहना है। तो जिस क्वार्टर में जितना प्रॉफिट है उस पर उतना परसेंटेज लगा लें। अच्छा, इसको ना मैं ऐसे बताता हूं, चलें। जरूरी नहीं हर क्वार्टर में सेम टैक्स होता, अगर डिफरेंट होता, जैसे यहां 10 कर लेता हूं मैं, या जो पहले कर रहा था वही कर लेता हूं, यहां 10 होता और ये इस तरह की कैटेगरी होती है, और हमें लगता है पूरे साल में हम 1.5 लाख कमा लेंगे, तो यहां 50, यहां 1 लाख, और फिर इसका एक एवरेज रेट निकालते। वो जो एवरेज रेट निकलता लेट्स से 24%, तो हमें 10,000 पे 24% लगा देते हैं। यानी पूरे साल को एनालाइज करके सोचें कि पूरे साल में हम कितने इनकम कमाएंगे, उस पर डिफरेंट स्लैब्स डाल के कितना टैक्स पड़ेगा, उसका एवरेज रेट निकले, जिस क्वार्टर में जितना कमाते जाएं उस पर एवरेज रेट लगाते जाएं। तो इसमें ना उन्होंने वो एवरेज रेट दे दिया 20%। हो सकता है कोई मिनिमम टैक्स का भी मसला हो,
तो वो एवरेज रेट 20 दे दिया, तो अब जिस जिस क्वार्टर में जितना जितना कमाते जा रहे हैं उस पर 20% लगाते जा रहे हैं। I-34 डन। अरे भाई ये I-34 पाकिस्तान का नहीं है ना, इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, तो होते होंगे कई मुल्कों के अंदर स्लैब रेट्स, वो तो पाकिस्तान में एक रेट है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। I-34 डन। अच्छा जी, उस दिन मैंने 24 भी करा दिया था, IFRS 13 भी करा दिया था। ग्रेड 1 पूरा हो गया, ग्रेड 2 के अंदर से सिर्फ रह गया, ग्रेड 2 भी पूरा हो गया, हाँ ग्रेड 1 भी पूरा है, ग्रेड 2 भी पूरा है, ग्रेड 3 के अंदर से 3 IAS रहते हैं, रेवेन्यू, लीजेस और IAS 12, अदरवाइज ग्रेड 3 भी पूरा हो गया। ग्रेड आखिरी वाले पे एथिक्स पे आते हैं। IAS 34 डन। क्या हुआ, समझ नहीं आई? यानी बारिश नहीं हुई ना? एथिक्स, अच्छा अगर आपको लगता है कि मैं आपको एथिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको गलत लगता है। एथिक्स में मैंने क्या पढ़ाना है आपको, ये पढ़ना है आपने खुद ही। हाँ इसमें ये मैंने ना किया, ये हुआ है कि जो कोड ऑफ एथिक्स आप ICAP से खरीदेंगे, क्योंकि पेपर में ले जाना अलाउड है ना। नहीं नहीं, एक है IFRS और एक है कोड ऑफ एथिक्स। ये कोड ऑफ एथिक्स ना 2019 में रिवाइज हुआ था। ये दो चीजें आपको पेपर में ले जाना अलाउड है। अब अगर आप ये सारी जो रिपोर्टिंग पढ़ाई है वो अच्छी तरह याद कर लेते हैं और IFRS नहीं खोल के देखते, तो फिर पेपर में IFRS ना लेके जाएं। अगर तो साथ साथ IFRS पढ़े हैं ना, फिर पेपर में ले जाने का फायदा है। कोई कुछ चीज भूल रही है तो IAS खोल के देख लें। कोड ऑफ एथिक्स है तो बहुत बड़े, इतनी बड़ी किताब है, ऑडिट में आपने कोड ऑफ एथिक्स पढ़े होंगे, वो ज्यादा होगा जो लोग ऑडिट पढ़ रहे हैं। CFA 1 के अंदर ये है 5 से 10 नंबर की ग्रेड, और इसकी टेस्टिंग अभी लास्ट टाइम हुई थी। तो जिन्होंने अभी रिसेंटली पिछले कोई 3 साल के अंदर अंदर FAR 2 पढ़ा है, तो जो उसमें एथिक्स हैं ये वही हैं। सवाल भी उसी तरह का था, वो उसी तरह का सवाल था। एक CFO साहब थे और वो 2 नंबर अकाउंट्स बना रहे थे, और अपने जूनियर को उन्होंने कहा था बस कर दो तुम इसको जो करना है। तो उसमें यही पूछा हुआ था कि जूनियर को क्या थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं और उसको क्या एक्शन लेना चाहिए, और जो CFO है वो क्या हरकतें कर रहा है। तो जो FAR 2 में इसकी टेस्टिंग है ना, वही टेस्टिंग है। तो अगर तो आपने ये पेपर में लेके जाना है, अगर कोड ऑफ एथिक्स एक ही है, कोड ऑफ एथिक्स एक है, उसके मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उनमें से जो रिपोर्टिंग के सिलेबस में है, मैंने ये किया था कि जिन लोगों ने ये नहीं खरीदनी और वो इसको कहें कि कौन पढ़ता फिरेगा इतनी मोटी किताब, तो वो 5-10 नंबर लूज ना करें। तो मैंने ये किया कि उसके सिलेबस के जो हिस्से हैं ना, वो मैंने यहां बुक में डाल दिए, छाप दिए, सेम कॉपी कर दिए। यानी कुछ समराइज नहीं किया, सिर्फ ये किया कि वो 50-70 सफ़ों में फैले हुए थे, 90 में, तो वो मैंने उसके वो स्पेसिंग कम करके तो उसको मैंने डाल दिया। एथिक्स मैंने बनाया हुआ चैप्टर 16। तो जो आपका सिलेबस पोर्शन है ना, ये मैंने 90-100 पेजेस बनते थे, 100 से ऊपर बनते थे शायद, तो उनको मैंने डाल दिया 38 पेजेस, 37.5। नहीं, उसमें उन्होंने स्पेसिंग बहुत रखी हुई है। ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स किसी ने देखा ना, तो बहुत स्पेसिंग है उसके अंदर, छोटा छोटा सा पेज है। तो वो उसको जब मैंने इसमें समेटा है तो वो 38 पेजेस बने। अच्छा, इसमें ना ये 38 पेजेस याद नहीं करने हैं आपको, ये एथिक्स में 38 पेजेस याद नहीं करने हैं। इनमें याद करने वाली बातें ना वही हैं जो आपने अगर FAR 2 में पढ़ी हैं। तो नहीं पढ़ी हैं तो चलें बताता हूं। एक इसमें है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स हैं कि एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। एक है थ्रेट्स, कि अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये क्वालिटीज नहीं फॉलो कर पा रहा होता तो क्या मजबूरियां हैं बेचारे को, यानी ऐसा क्यों है कि वो क्वालिटीज पूरी नहीं कर पा रहा। और एक चीज है कि वो फिर आगे मजीद अब एक्शंस क्या ले। ये मेन, ये 3 चीजें हैं, उन्हीं की बार बार एक्सप्लेनेशन है। प्रिंसिपल्स क्या है? सच्चा होना चाहिए, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी सच्चा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी,
ऑब्जेक्टिविटी और इंटेग्रिटी मिलती जुलती चीजें ही होती हैं। ऑब्जेक्टिविटी होता है कि मकसद से नहीं हटना, ऑब्जेक्टिव जो उसका है ना उससे हटना नहीं है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मकसद से हटेगा तो इसका मतलब वो कहीं बायस्ड हो रहा होगा, तो अनबायस्ड रहना है। अगर इंटरनल ऑडिट में है तो अपना दोस्त भी फंसता हो तो फंस जाए, ये नहीं कि अपने दोस्त को बचा ले और बाकियों के खिलाफ फैसला दे दें। तो ऑब्जेक्टिविटी क्वालिटी होनी चाहिए। फिर एक क्वालिटी होती है प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। अच्छा, प्रोफेशनल कंपिटेंस के अंदर नॉलेज लेना भी है और उसको मेंटेन करना भी है। यानी एक दफा क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद वो स्टैंडर्ड लॉ की किताबें सब साइड पे कर दी और आप 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और वो वही स्टैंडर्ड याद है जो उसने स्टूडेंट जमाने में किए थे, नए स्टैंडर्ड खोल के नहीं देखे, तो ये प्रोफेशनल कंपिटेंस नहीं है। तो प्रोफेशनल कंपिटेंस है नॉलेज को अटेन करना और मेंटेन करना और मगरों नहीं लाने काम, क्योंकि बेस्ट अपनी एफर्ट करके देनी है। ड्यू केयर, तरखाना नहीं है। और क्या होता है प्रोफेशनल बिहेवियर? ये है कि लोग आपसे मिले तो आपको चवल ना गए, यानी कोई ऐसी हरकतें ना करें कि लोग इस प्रोफेशन को बदनाम करें कि अच्छा ऐसे होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये नहीं करना। लोगों को इलीगल मशवरे नहीं देने, इलीगल काम करने के रास्ते नहीं बताने, खुद नहीं। टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में फर्क है। तो लोगों को इलीगल कामों के मशवरे नहीं देने, खुद भी इलीगल काम नहीं करने, तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर है। और कॉन्फिडेंशियलिटी, ये क्या है? जो अपने प्रोफेशन के दौरान इंफॉर्मेशन हासिल हुई है अपने एम्प्लॉयर के बारे में, अपने क्लाइंट के बारे में, वो नहीं दुनिया को बतानी। पुलिस की मार खा लेनी है लेकिन वो इंफॉर्मेशन नहीं, ऐसा नहीं होना, मतलब पुलिस की मार नहीं खानी। अगर लॉ कहे तो बतानी है, लेकिन दोस्तों यारों में शेयर नहीं करनी है, खुद भी यूज नहीं करनी है। ना सिर्फ यह कि दूसरों को नहीं यूज करानी, दूसरों को शेयर नहीं करनी, खुद भी इससे फायदे नहीं उठाने। तो ये क्वालिटीज हैं। और ये जो 38 पेजेस हैं, यही बातें बार बार एक्सप्लेन है, मुख्तलिफ मिसालें दी हुई हैं और आपने इनको ना याद क्या करना है, आपने इनको बस रीड करना है। अब वो कब करना है वो आपकी मर्जी है। अगर आप इसको डिले करेंगे ना तो फिर ये डिले होते होते निकल जाएंगे, फिर आपसे नहीं पढ़े जाना है। जो कम से कम चीज याद कर लें, कम से कम, उसके बाद पढ़िएगा। वो इन क्वालिटीज के शान में 2-2, 3-3 लाइनें हैं। जैसे दूसरे पेज के ऊपर टॉप पे तकरीबन जनरल, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये इनके ना की वर्ड्स हैं, ये याद जरूर कर लीजिएगा। इसकी बेस पे फिर एक बार ये वर्ड्स याद कर लें, उसकी बेस पे आगे मजीद इनकी डिटेल्स हैं। जैसे प्रोफेशनल कंपिटेंस ड्यू केयर है, तो उसी के ऊपर आगे मजीद कहानियां लिखी हुई हैं, मुख्तलिफ मिसालें दी हुई हैं, उसी को मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है, वो रीड कर लीजिएगा बस। कहां पर? ये इसी के कुछ सेक्शंस वगैरह ही हैं, यानी मैंने एथिक्स को कॉपी किया हुआ एज इट इज। ये कुछ का रूल होगा, कोई एक्सप्लेनेशन होगी। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं को एक्सप्लेन किया हुआ है, रीड कर लें बस। थ्रेट्स क्या होते हैं कि वो मजबूरियां कि जिसकी वजह से प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो पाएंगे। सेल्फ इंटरेस्ट, ये क्या होता है? इसमें अपना फायदा और अपना ही फायदा, दोस्त यार का नहीं, अपना फायदा। अब अपने फायदे के अंदर बोनस मिलना भी शामिल है, यह भी शामिल है कि एक फ्री सर्विस यूज कर रहे थे, ये ना हो कि ज्यादा ईमानदार हुए तो अपनी सर्विस छूट जाए। यानी अगर दूसरों को बातें शुरू कर दें, यार देखें वो कंपनी की गाड़ी यूज करता है, वो कंपनी का फोन यूज करता है, तो वो ना हो कि हम ही यूज कर रहे थे गाड़ी, हमारे से भी छीन जाए। तो सेल्फ इंटरेस्ट, जिसमें अपना कोई फायदा या अपनी कोई आसानी थी, और अगर हमने ईमानदारी दिखाई तो अपनी वो आसानी छिन जानी है, या एक फायदा मिलने वाला था वो रह जाना है, तो हम फिर ईमानदार नहीं रह पाएंगे और बाद में कह देंगे जी मजबूरी है, करना पड़ता है। तो वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। नहीं कह रहे हो ना, फ्री गाड़ी यूज कर रहे थे, फ्री इंटरनेट यूज कर रहे थे, और डायरेक्टर के साथ बैठ के लंच कर लेते होते थे, तो दूसरों को तंग करेंगे तो ये ना हो कि हमारी भी सर्विस बंद हो जाए। तो हम ईमानदारी नहीं कर पाएंगे कि अपना फायदा ना छिन जाए। इससे एक मिलती जुलती चीज होती है, इसलिए इसके साथ ही बता रहा हूं, फेमिलियरिटी। किसी जानने वाले का फायदा या किसी जानने वाले को नुकसान से बचाना। हमारा दोस्त है, हम इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, 2-4 लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, तो हमारा वो जो दोस्त फ्रॉड में इन्वॉल्व है उसको हम बचाएंगे, बाकियों को फंसा देंगे।
तो हम ईमानदारी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपना जिगरी इन्वॉल्व है। या इसी तरह से अगर कोई एम्प्लॉय है और उसके साथ बहुत सारे फैमिली मरासिम भी थे, गिफ्ट्स लेने देने भी थे, दावतें इकट्ठे करते थे, यानी बाप दादा के जमाने से ताल्लुकात चले आ रहे थे। अब अगर वो कोई इलीगल काम करेगा कंपनी में और हम सिर्फ इस वजह से वो ना बताएं कि हमने नमक खाया हुआ है, इतने पुराने ताल्लुकात हैं, इतने तोहफे लिए दिए हुए हैं, तो ये भी फेमिलियरिटी थ्रेट है कि हम अपने किसी जानने वाले को या तो फायदा पहुंचाने पे मजबूर हो जाएंगे या उसको नुकसान से बचाने पे मजबूर हो जाएंगे, और इस वजह से ईमानदारी से हट जाएंगे या ड्यू केयर से हट जाएंगे। तो ये फेमिलियरिटी थ्रेट है। ये अपना है, ये अपने जानने वालों का। और एक होता है सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू होता है कि कल को हम इतनी एफिशिएंसी ना मार दें कि अपनी पुरानी की भी कोई बोंगी पकड़ी जाए। कल को हमको इतनी एफिशिएंसी दिखा जाए कि उससे हमारी ही पिछली बोंगी पकड़ी जाए। जैसे हम लोग ही पहले एक असाइनमेंट पे गए थे, एक दूसरे मुल्क की ब्रांच थी, उसका ऑडिट करने, इंटरनल ऑडिट। अब वहां हम गए, डेलियां भी बनाई, होटल में खाने भी खाए, कोई 15 दिन लगा के ऑडिट करके आए। स्लो काम। अब अगले साल हमें दोबारा भेजा और अब हमने नियत से काम किया तो 3 दिन में काम पूरा हो गया। तो अब लगेगा कि अब 3 दिन में वापस आ गए तो वो पूछेंगे कि पहले 15 दिन क्या करके आए हो। तो अब हम फिर 3 दिन में काम खत्म नहीं करेंगे, अब फिर वही 15 दिन लगाएंगे, वरना इस तरह एफिशिएंसी दिखाने से हमारी पिछली पकड़ हो सकती है। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट है कि हम कुछ ऐसा काम कर दें जिससे हमारा पुराना बुरा किया हुआ काम एक्सपोज हो जाए। इसकी और मिसाल हो सकती है कि पहले थोड़े जूनियर पोजीशन पे थे और वही सारी अकाउंटिंग एंट्रीज बताते थे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स बताया करते थे। अब थोड़े सीनियर हो गए तो मैनेजमेंट ने कहा कि अब ना आपका सुपरवाइजरी रोल है, आपने ना सबको चेक करना जाके उन्होंने सही अकाउंटिंग की हुई है कि नहीं की हुई। तो वही अपने बच्चे जो सिखाए हुए, जिनको हम ही बता के आए थे अकाउंटिंग करो, तो अब हम उनको जाके ये नहीं कहेंगे कि ये क्या अकाउंटिंग की हुई है, ये तो गलत अकाउंटिंग की हुई है। तो अब हमारी इस गलत अकाउंटिंग पकड़ने से वो कल को हमारी ही गलती निकल आएगी, तो हम इस बार फिर सुपरविजन भी ठीक नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है कि हमारा पुराना किया हुआ काम पकड़ा जाएगा, तो इस वजह से हम लोग ईमानदारी नहीं कर पा रहे होंगे। और क्या होता है? इंटिमिडेशन है। कैसे कैसे कौन है सर? क्या? आई डोंट नो। अच्छा, इंटिमिडेशन थ्रेट ये है, और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अपना फायदा या अपनी कोई आसानी छिन जाने की वजह से, अपना फायदा मिस हो जाने की वजह से या अपनी आसानी छिन जाने के डर से ईमानदारी नहीं कर रहे थे। अब अपने आप को किसी नुकसान में ना डाल लें, इस डर से बचने के लिए हम ईमानदारी नहीं करेंगे। धमकियां भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, बॉस के खिलाफ बात करना इन्वॉल्व हो सकता है, फैमिली को धमकियां मिल गई हैं वो इन्वॉल्व हो सकता है, किसी सरकारी इदारे के साथ फंडा लेना इन्वॉल्व हो सकता है। तो इंटिमिडेशन थ्रेट अपने आप को नुकसान पहुंच जाए इस डर से हम लोग ईमानदारी नहीं कर रहे होंगे। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अपना कोई फायदा मिलना था या मिलता आ रहा था, कोई सर्विस मिल रही थी या मिलने वाली थी, वो ना छूट जाए इसलिए बेईमानी कर देंगे, ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। और हमें कोई नुकसान ना पहुंच जाए इस डर से बेईमानी कर दें, तो ये इंटिमिडेशन थ्रेट है। और लास्ट एडवोकेसी थ्रेट। मैनेजमेंट ने कहा है फाइनेंसिंग अरेंज करके दो भाई, जहां से मर्जी अरेंज करके दो, आप हमारी कंसल्टेंसी फर्म है, जहां से मर्जी फाइनेंसिंग अरेंज करके दें। अब हम जाके बैंक को झूठे झूठे अकाउंट्स बना के दें, झूठी झूठी फिजिबिलिटीज बना के दें, किसी तरह से बस लोन अप्रूव करवा लें। क्यों? क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने कस्टमर को। तो वो जो रिप्रेजेंट करते हुए झूठ बोल रहे थे, क्यों झूठ बोल रहे थे? क्योंकि वी हैड टू गेट द जॉब डन, हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो किसी को रिप्रेजेंट करते हुए काम निकलवाने के लिए हम झूठ बोल जाएंगे, ये एडवोकेसी थ्रेट है। नहीं, वो ज्यादा रिलेट इनसे कर रहे हैं, अदरवाइज ये थ्रेट्स क्यों है? नहीं, देखें, ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अब इन क्वालिटीज को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो इंसान सुस्त है तो उसको ये भी थ्रेट ही लग रहे होंगे। तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अब ये क्वालिटीज हासिल क्यों नहीं कर पाएंगे? सुस्ती के अलावा ये क्वालिटीज क्यों हासिल नहीं कर पाएंगे? ये टेंशन है जिसकी वजह से वो क्वालिटीज हासिल नहीं हो पाएंगे। देखिए ना, कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये ब्रीच हो जाएगी अगर हम अपने फायदे के लिए कोई इंफॉर्मेशन यूज कर लेंगे।
तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की वजह से कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है, बेईमानी वाली बात ही है, मैं मिसालें इधर दे रहा था, वरना ये भी मिसाल है। हम अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर जाएंगे, हम अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए इलीगल मशवरे देना शुरू कर देंगे उसको, हम सेल्फ रिव्यू थ्रेट कि अपनी पुरानी गलती की वजह से हम एक्सपोज ना हो जाएं, हम ड्यू केयर करना छोड़ देंगे। तो इसलिए सारे के सारे प्रिंसिपल इफेक्ट हो सकते हैं। और एक्शन क्या लेना है, जिससे मसला है उसको समझाएं, नहीं समझता तो उसके बड़े को समझाएं, वो भी नहीं समझता तो उसके बड़े को समझाएं, वो भी नहीं समझता तो पीछे हट जाए, लेकिन पीछे हटते हुए लॉयर से मशवरा जरूर कर लें, ये ना हो कि आप फंस जाएं बाद में। तो ये एथिक्स की समरी है, आपने इनको रीड जरूर करना है। और इसमें जो मैंने पीछे प्रैक्टिस डाली हुई है ना, वो सारी FAR 2 वाले सवाल ही हैं। और रिसेंट टाइम में जो सवाल आया था वो भी देखने से FAR 2 का ही लग रहा था, क्योंकि उसमें CFO ने कहा था गलत अकाउंट बना दो, और वो जो बेचारा भी छुट्टियों से आया था तो वो फंस गया था कि क्या करे। तो एथिक्स डन जी। कोड ऑफ एथिक्स सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए हैं। उनमें वो पोर्शन जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है, वो रिपोर्टिंग के सिलेबस में नहीं है। रिपोर्टिंग के सिलेबस में ना एथिक्स के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। रिपोर्टिंग के सिलेबस में कोड ऑफ एथिक्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं, वो मैंने पीछे बुक में डाल दिए। बाकी जितने पार्ट्स हैं वो ऑडिटर के लिए हैं। अब ये जो 2 पार्ट्स हैं, इनमें कुछ जनरल है और कुछ स्पेसिफिकली अकाउंटेंट इन बिजनेस के लिए, जो एम्प्लॉई है कहीं, जो अपनी फर्म चला रहा है कंसल्टेंसी की, जो अपनी टैक्स सर्विसेज कर रहा है, यानी ऑडिटर के अलावा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहा है, उनके लिए ये कोड ऑफ एथिक्स है। ऑडिटर वाले आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन है अंदर वो भी यही सारी बातें। यानी ऑडिटर के लिए भी प्रिंसिपल्स यही हैं, थ्रेट्स यही हैं, लेकिन वो मिसालें, वो सिनेरियो ऑडिट के होंगे। यहां पर मिसालें, सिनेरियो CFO, अकाउंट्स मैनेजर, कंसल्टेंट, इस तरह के होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए जो FAR 2 के मैंने 6-7 सवाल डाले हुए हैं, यहीं से प्रैक्टिस काफी है। और इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये आप ही के एथिक्स पे डिपेंड करता है कि आप करते हैं कि नहीं करते। लेकिन ये है कि 5 से 10 नंबर का इसका अलग ग्रेड है, और अलग ग्रेड का मतलब है कि 5 नंबर का सवाल आएगा ही आएगा। तो अगर आप अपने आप को 95 नंबर के सामने फेंकना चाहते हैं कि 95 में से पास होकर दिखाऊंगा, तो मर्जी है। क्योंकि नहीं, हाई रिटर्न नहीं हुए यहां पर पेपर का रिटर्न मिलेगा आपको, कि पेपर रिटर्न हो जाएगा, ज्यादा रिस्क लेंगे तो। नहीं, लेकिन हमने इसको इलीगल मशवरा तो दिया ना, तुमने गलत किया ना, तो क्या हुआ? अरे तो अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहलाएंगे ना, मतलब आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहलाएंगे। सेपरेट है, याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है सेपरेट है उसमें भी। उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन में एक एथिक्स आ ही जाता है। ये पुराने हैं, उस दौर में FAR 2 में इसकी सेपरेट ग्रेड होती थी 10 से 15 शायद, तो ये 8-9 नंबर का सवाल आती आता था कंफर्म। अब मुझे याद नहीं है, शायद मिक्स हो गए 2-3 चीजों के साथ, या अभी भी सेपरेट है, याद नहीं। है जी, ये पढ़ने हैं, 5 नंबर का आएगा सवाल। चलें चैप्टर 17 पे आए वापस। हैं क्या ये आज जितना भी टाइम लगा, लीजेज और रेवेन्यू और IAS 12 के अलावा बाकी सब लपेट के जाएंगे आज। चैप्टर 17 पे पेज नंबर 6। ये ना कुछ छोटे छोटे स्टैंडर्ड हैं जो मेरा जाती ख्याल ये है कि वो सिलेबस में डाल दिए, लेकिन उनमें एग्जामिनेबल कुछ नहीं है, क्योंकि गिनती पूरी करनी थी कि छोड़ते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए सिलेबस में डाले में। अदरवाइज इनको को खास लिफ्ट है नहीं। वो छोटे टॉपिक्स क्या हैं, आप ये इधर रखें हाथ, लेकिन साथ ना सिलेबस भी खोले, मैं वहां से बताता हूं।
इस पेज पे वापस आता हूं अभी। सिलेबस की सेकंड लास्ट ग्रेड, सिलेबस बुक के शुरू में मैंने बांटा छापा हुआ है अपनी तारीफों के बाद वाले पेज पे। सेकंड लास्ट ग्रेड है यानी डी। वही है ये सामने जो खुला है ये ABCDE डी, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एरियाज। 5 से 10 नंबर का ग्रेड है और इसमें जो टेस्ट होती है ना चीज, एक अटेम्प्ट छोड़ के, वो स्पेशलाइज्ड एंटिटीज हैं, उनकी स्टेटमेंट्स टेस्ट होती हैं। और ये हर दफा एक सवाल लाजमी 10 नंबर का आता है। वो 10 से 12 भी हो सकता है, वैसे 7-8 भी हो सकता है, लेकिन ये एक सवाल लाजमी आता है। और अब पेज पलट के देखें इसमें है क्या। डी में देखें क्या है, ग्रेड डी में। अरे यार ऊपर भी आओ, हाँ यही से स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज, ये एक थ्योरेटिकल चीज है। बैंक, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, और इसको भी 2 हिस्सों में बांट रहा हूं मैं, एक लाइफ है और एक जनरल है। और इसके बाद इसी की अगली लाइन जो 2 लिखा हुआ है, बेनिफिट प्लान्स। ये 5 चीजें हैं, ये इनको 2 कह रहा हूं मैं। ये 5 चीजें हैं, इनमें से एक के फॉर्मेट्स टेस्ट होते ही होते हैं, वो लगाने आपने रट्टे। इन 4 के तो रट्टे आप फिर भी लगा पाएंगे, बैंक्स के लिए आपको दुआएं करनी पड़ेंगी कि ना आए, क्योंकि इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट्स हैं। लेकिन छोड़ने का रिस्क ना लें, क्योंकि सबसे ज्यादा टेस्ट कौन सा हुआ होगा बोला, बैंक। सबसे ज्यादा बैंक टेस्ट हुआ हुआ, तो बैंक है। लास्ट टाइम बैंक हुआ है नहीं, तो आपकी ये अटेम्प्ट है कि अगली अटेम्प्ट है? अभी इस दफा बैंक टेस्ट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दफा बैंक टेस्ट हो गया तो अगली दफा बैंक टेस्ट नहीं होगा, 3 दफा लगातार भी हो सकता है। जुगाड़ वही है कि पेज पे लिख लें सारा और इधर इधर फंसा लें, इधर फंसा लें। ठीक है, नहीं वो इतने बड़े फॉर्मेट्स हैं कि IFRS में कहां लिखेंगे, तो छोटे छोटे लिख लेना कहीं और हाँ फंसा लेना। बाकी आप देख लें इसको जैसे याद करना या लेके जाना है जैसे, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स में नहीं है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये जो आखिरी ग्रेड है ना, ये जो सेकंड लास्ट स्पेशलाइज्ड, इसमें इनमें से आता है सवाल। उसके अलावा भी कुछ फालतू फालतू टॉपिक हैं जो सिलेबस में डले हुए हैं, इसलिए मैं छोड़ तो नहीं रहा, लेकिन वो ICAP की बुक से ही मैंने 2-2 पेजेस के चैप्टर थे वो उठा के यहां छाप दिए। तो पहले मैं वो फालतू वाले लपेट लेता हूं, फिर इन पे करता हूं बात, है जी। हाँ वो सारा मैंने चैप्टर 7, ये जो आपको इस ग्रेड डी में नजर आ रहा है ना, ये सारा कुछ मैंने चैप्टर 17 में डाला हुआ। क्या जी? नहीं, मैंने 2008 से तो देखा है तो नहीं हुई, 2008 से तो इन्हीं की होती है। चलें चैप्टर 17 है। ब्रेक अभी क्या टाइम हुआ है? ये 11:15 हो रहे हैं कि 11:45 हो रहा है? नहीं यार 11:15 नहीं, होए होए होए। चलें कोई बात नहीं, ये मैं ये ब्रेक के बाद करा देता हूं। नहीं बैंक तो मैंने करा दिए, बैंक तो हो गए। चले ये फालतू फालतू चीजें लपेट लूं ना ताकि फिर इनकी बात करूं। चैप्टर 17 में आए, चैप्टर 17 में 5वें पेज, 6ठे पेज पे, चैप्टर 17 6ठा पेज, IFRS 6। इसमें सिर्फ इतनी सी बात की हुई है कि मुझे नहीं पता टेक्निकली ये होता होगा कुछ, लेकिन आपको भी क्या पता, तो बस बना लेते हैं कोई बात। जहां से कहीं कोई मिनरल रिसोर्सेज निकालने होते हैं ना, कोई मिसाल, मिनरल रिसोर्सेज निकालने, सोना निकाल लेते हैं
ऑयल निकाल लेते हैं। तो अब जहां से ये डिस्कवर होता होगा, तो डिस्कवर होते साथ ही तो वहां पर फैक्ट्री नहीं लग जाती होगी और धड़ाधड़ तेल नहीं निकालना शुरू कर देते होंगे। पहले उस जगह को स्टडी किया जाता होगा, उस जगह को स्टडी किया जाएगा और स्टडी करने के बाद जब ओके कर देंगे कि हां यहां से वाकई हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कमर्शियली वायबल है, फिर आएंगी कंपनीज और एक्सट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर कहीं से तेल मिल जाता है ना, तो पहले किसी ना किसी एक्सपर्ट ने आना है, वहां पर उस जगह की इवैल्यूएशन करनी है, और इवैल्यूएशन करने में उस जगह की टेस्टिंग, उसको फाइनेंशियली वायबल देखना, क्योंकि जितना तेल वहां से निकलना है तो वो भी तो देखना ना कि फाइनेंशियली वायबल भी होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी स्टडी करने के लिए IFRS 6 है। दो लिमिट्स हैं, दो डेट्स हैं। ये 1.1 ABC के बाद जो नीचे दो बुलेट पॉइंट्स हैं, ये बताइएगा मुझे क्या है। पहला बुलेट पॉइंट क्या है? बिफोर क्या के आगे? ये जो मिनरल रिसोर्सेस को एक्सप्लोर करना और इवैल्यूएशन करना, जब ये मेहनत शुरू हो जाएगी, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी और फिर इजाजत मिल जाएगी कि अब आप यहां करें, निकालें तेल और बनाएं और बेचें, यानी टेक्निकली फिजिबल हो गया, फाइनेंशियली वायबल हो गया। अब उसके बाद इजाजत मिल गई कि अब यहां से रिसोर्सेज निकालें और बेचें। ये इस IFRS का एंड पॉइंट है। इवैल्यूएशन शुरू करना और फाइनली इस नतीजे पे पहुंचना कि सब सही है, इस फेज के लिए IFRS 6 है। और IFRS 6 ये कहता है कि इस दौरान ना खर्चे होंगे बहुत सारे, उन सब खर्चों को एक्सपेंस ना कह देना, उनमें से आप एसेट्स भी बना सकते हैं और उन एसेट्स को बनाएं, क्योंकि IS 16 उनके बारे में खामोश था, IS 38 खामोश था। तो हम आपको इजाजत दे रहे हैं कि जो आपको इस फेज में लगते हैं खर्चे ऐसे कि वो एसेट बनने चाहिए, आप उनको एसेट कहें। जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है उनको आप PPE कह लें, IS 16 मना कर रहा है, करने दें उसको मना। अगर वो टेंजेबली एग्जिस्ट करते हैं तो उनको आप टेंजेबल एसेट्स कह दें, और अगर राइट्स वगैरह हैं तो उनको इंटेंजेबल कह दें। डेप्रिशिएट भी किए जाएं, रीवैल्यू भी किए जाएं, इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी किए जाएं, हम इजाजत देते हैं आपको। तो IFRS 6 इस फेज के लिए ये अलाउ कर रहा है कि आप कुछ खास किस्म के एसेट्स बना सकते हैं, डेप्रिशिएट कर सकते हैं, रीवैल्यू कर सकते हैं, इंपेयर कर सकते हैं, जो IS 16, 38 और 36 डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। नहीं, हर चीज को नहीं बनाएंगे ना, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड ही चीज होगी ना, और कोई ना कोई सेंस बनती होगी उसकी, क्योंकि वहां पर अब वो मजदूरों की सैलरी को तो नहीं बना पाएंगे ना एसेट, तो कुछ ना कुछ सेंस बनती होगी। लेकिन वो चीज स्पेसिफिकली PPE में और 38 में डिस्कस नहीं हुई होगी, उसके लिए बनाया IFRS 6। हम उनको टेंजेबल एसेट्स कह देंगे और बस डेप्रिशिएट करे जाएंगे। IFRS 6 के मुताबिक सेपरेट क्लास बन जाएगी। प्लांट इक्विपमेंट हो सकता है, कोई ड्रिलिंग इक्विपमेंट हो सकता है, कोई क्रेनें हो सकती हैं, इस तरह की खास चीजें। तो IFRS 6 इस फेज के लिए गाइडेंस दे रहा है कि इस फेज में जो जो मेहनत होगी उसके नतीजे में एसेट्स बनाना चाहें तो बनाएं, जो आपको टेंजेबल लगते हैं उनको टेंजेबल बनाएं, जो इनटेंजेबल लगते हैं उनको इनटेंजेबल बनाएं, डेप्रिशिएट करें, अमोर्टाइज करें, रीवैल्यू करना रीवैल्यू करें, और उनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी करें। ये सारा कुछ IFRS 6 में लिखा हुआ, ये 2.5 पेज में ये लिखा हुआ हो गया। आप अभी पढ़ लें, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ के देख लें। हाँ जी, डन, विल बी डन, विल बी डन। पेज 9, पेज 9 है जी। क्या यही से तो शुरू किए थे मैंने आज वाली क्लास, IS 34 से शुरू की थी भाई। IFRS 14 है, एक IFRIC 14 था, ये IFRS 14 है। IFRS 14 ने सिर्फ इतना कहा हुआ है कि वो कंपनीज जिनकी प्राइसेस किसी सरकारी रेगुलेशंस के अंडर होती हैं, जैसे नहीं, दूध की कौन से रेगुलेशन है? पेट्रोल की प्राइस कौन डिसाइड करेगी? गवर्नमेंट, और वो इंप्लीमेंट भी होगी।
यानी हर कोई अपनी मर्जी से नहीं बेचेगा। तो वो कंपनीज जिनको किसी ना किसी गवर्नमेंट के रूल्स के तहत गवर्न किया जा रहा होता है और वही उनकी प्राइस रेगुलेट कर रहे होते हैं, तो उनके कोई ना कोई गवर्नमेंट ने लॉ बनाए होंगे और उन लॉज के अंदर हो सकता है कोई ऐसे फार्मूले होते होंगे दुनिया में कहीं। यानी आईएफआरएस 14 ने सिर्फ इतना कहा है कि अगर इस तरह कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं और उन्होंने, अच्छा ये होते होंगे कुछ मुल्कों में तो ये बना है, और उन लोकल लॉज ने आपको फलाने फलाने खर्चों को फॉरेन एक्सपेंस मानने से मना किया है और कहा है कि इनको 5 साल पे एक्सपेंस फैला देना, डेफर कर लेना, फॉरेन एक्सपेंस ना बनाना, उन रूल्स ने कहा हुआ है। जैसे हो सकता है पाकिस्तान में कोई लॉ हो सकता है जिसने उन पेट्रोल वाली कंपनीज को कहा हो कि आपने अपने जो लाने जाने वाले लोग हैं पेट्रोल को डिलीवर करना, इनकी तनख्वाहों को फॉरेन एक्सपेंस नहीं कहना, हो सकता है मैं भी बना रहा हूं, इनको 3 साल पे फैला के एक्सपेंस कहना है। तो ये किस आईएस के तहत एसेट बन रहा होगा? किस आईएस के तहत ये एसेट क्रिएट हो रहा होगा? कोई नहीं इजाजत देता इसकी। तो एम्प्लॉइज की सैलरी कौन कहता है कि अभी एक्सपेंस ना बनाओ 10 साल में फैलाना? कोई भी आईएएस इजाजत नहीं देगा, लेकिन लोकल लॉ कह रहा है। तो आईएफआरएस 14 ये कह रहा है कि आपने ना बाकी आईएएस की टेंशन नहीं लेनी, चुप करके लोकल लॉ फॉलो करो। अगर आपको लोकल लॉ कोई ऐसे काम करने को कह रहा है कि आईएएस मना कर रहे थे वो, क्योंकि लोकल, अच्छा ये ना खास इसका नाम भी इसलिए रखा गया, इसका नाम है पता नहीं डेफर्ड करके कोई है इसका नाम, कोई खास डेफर्ड, देखो क्या नाम है, डेफरल अकाउंट्स करके होगा कोई, रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स। ये होते होंगे ना कुछ मुल्कों के अंदर के उनकी रेगुलेशंस उनको कोई खास किस्म के एक्सपेंसेस को ओवर द पीरियड चार्ज करने को कहती होंगी। तो आईएएस तो नहीं कहता, तो ये आईएएस लिखने का मकसद ये था कि उन कंपनीज को लगता होगा कि शायद हम गवर्नमेंट की बात मान रहे हैं तो आईएएस वाले नाराज ना हो जाएं। तो इस आईएएस लिखने का मकसद ये था कि अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल बनाया हुआ है तो आप बेफिक्र होकर वो रूल फॉलो करें, कोशिश करें वैसे कि आप आईएएस पे आ जाएं, लेकिन खैर है आप गवर्नमेंट के रूल फॉलो कर लें। बस ये आईएफआरएस 14 बस सिर्फ डेफरल, कुछ एक्सपेंसेस हैं जिनको डेफर किया होता है, हो सकता है कोई इनकम भी होती हो, यानी कोई ऐसी चीजें हैं जिनको फौरन रिकॉग्नाइज कर लेते अगर आईएएस लगाते, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से उनको फौरन इनकम एक्सपेंस नहीं बनाया गया, डेफर कर दिया गया। तो ये आईएफआरएस 14 ये कह रहा है कि आप गवर्नमेंट रूल्स की बात मान लें, आईएएस की टेंशन ना लें। ये भी हो गया है तो हो जाए नहीं, लेकिन ये उनकी बात हो रही है जहां पर कोई रेगुलेशंस इन्वॉल्व है, ये उनकी बात हो रही है। तो ठीक है आईएफआरएस 14 कह रहे हैं आप उस लॉ की बात माने। आईएफआरएस 14 डन। अच्छा मतलब आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्सपोर्ट की है ताकि उससे आप एक्सपोर्ट के लिए बना के बेचें, तो मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता इसका, इतनी गहरी बातें ना पूछा कर यार। जो आपको उस पे सारा कंसेशन मिला हुआ है ना वो नहीं, देखिए बात ये नहीं है कि गवर्नमेंट की कोई भी रूलिंग आ गई और उसकी इंप्लीमेंटेशन करते हुए किसी खास ट्रांजैक्शन के ऊपर आईएएस से लड़ाई आ गई, ये नहीं आईएफआरएस 14। आईएफआरएस 14 उन बिजनेसेस की बात कर रहा है जो किसी रेगुलेशंस के अंदर गवर्न हो रहे होते हैं। जैसे मैंने पेट्रोल के बिजनेस की बात की है, उनकी प्राइसेस वो गवर्नमेंट ने कंट्रोल करनी है, तो यकीनन गवर्नमेंट ने उनको गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स भी बनाए होंगे। उन रूल्स में अगर किसी मुल्क में होता हो, क्योंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पाकिस्तानी नहीं है, किसी मुल्क में हो सकता है इस तरह के रूल्स में कहा हो कि फलाना फलाना एक्सपेंस आपने डेफर करना है, तो फिर आप करें डेफर। आईएफआरएस 14 ये कह रहा है, आप तब आईएएस की बात ना माने, वो कह रहा है डेफर करने को तो करें। ये बात हो रही, ये नहीं बात हो रही कि कहीं भी कोई गवर्नमेंट कोई कोर्ट का केस आपके किसी खास ट्रांजैक्शन पे असरअंदाज हो जाए, ये नहीं आईएफआरएस 14। ये सिर्फ उन बिजनेसेस की बात कर रहा है जो रेगुलेशंस के अंदर गवर्न होते हैं। पेज नंबर 10 आईएफआरएस 1, ये पता नहीं क्यों बना हुआ अभी तक, बहरहाल चले है। आईएफआरएस 1 ये है कि वो कंपनी जो पहले गुमराही में थी, जिनको नहीं पता था कि आईएएस क्या होते हैं, और उनको अब ख्याल आया कि चलो हम आईएफआरएस पे ही मान ले आते हैं, तो उन्होंने पहले जो कुछ भी अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हुई थी वो तो पता नहीं कौन कौन से रूल से की हुई थी, तो अब उनको आईएफआरएस में आने के लिए कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा ना, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट तो पहले का है, पहले से एसेट्स लायबिलिटीज मौजूद हैं, तो उसको आईएफआरएस में एंटर होने के लिए कुछ तो ओपनिंग पोजीशन बनानी पड़ेगी, कुछ तो एसेट्स किसी इनिशियल अमाउंट पे लाने पड़ेंगे। तो उनको कैसे अकाउंट फॉर करना है, ये आईएफआरएस 1 ने कहा था। यानी आईएफआरएस 1 ने कहा था कि जिस हद तक आप एक्यूरेट वैल्यूज निकाल सकते हैं वो निकाल के ले आए, ताकि आप हैं नहीं जो भी रेलेवेंट आईएएस बनता है। आईएफआरएस 1 ने सिर्फ इतना कहा हुआ है कि जब आप पहली दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स लगाने लगे तो अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट जिस हद तक बेहतरीन रूल्स लगा के कर सकते हैं वैसे बना लें, उसके बाद से इंसान बन जाना। ये IFRS 1 में लिखा हुआ, बस हो गया IFRS 1 है, विल बी डन। पेज नंबर 19 पे आए। ये एक दफा कुछ 10 नंबर का सवाल आ चुका हुआ है। पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 है IFRS फॉर SMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इनके ऊपर ये फुल फ्लेज IAS लगेंगे इतनी सख्तियों के साथ नहीं, तो इनके लिए ना थोड़े से आसान IAS बनाए गए हैं, और उन आसान IAS को आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा नहीं। ये ना एक टेबल बना हुआ है, एक टेबल नहीं, खैर ये टेबल चलते ही जा रहे हैं, ये को 5 पेजेस पे टेबल फैले हुए हैं। ये टेबल्स आपने याद करने हैं, हाँ जी, क्योंकि ये सवाल आ चुका हुआ एक दफा कि क्या की डिफरेंसेस हैं SMEs में और फुल IFRS में। तो ये को 5 पेजेस हैं, रट्टा लगाने को नहीं कह रहा, बस याद करना, जैसे अकाउंटिंग याद करते हैं तो याद करना है। नहीं, अब देखे ना, जैसे मिसाल के तौर पे ये सामने मेरे सामने चीज आई, वही बता देता हूं। यहां पर पेज 20 के ऊपर जो तीसरा टेबल बना हुआ है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, IFRS कहते हैं, IAS 1 कहता है, IAS 1 कि जब भी कभी पॉलिसी चेंज करें या एरर रेक्टिफाई करें तो आपने बैलेंस शीट पिछली वाली भी बतानी है और एक एक्स्ट्रा कंपैरेटिव बैलेंस शीट बतानी है। तो SMEs वाले स्टैंडर्ड कहते हैं रहने दो। अब इसमें क्या रट्टा लगाना है आपने? अब इस टेबल में आप पढ़ें तो ये लिखा हुआ है कि IFRS रिक्वायर कर रहे हैं कि 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स SOFPs बनानी है, जबकि SMEs वाले IFRS नहीं रिक्वायर कर रहे, तो बस इसमें रट्टा लगाने का है। नहीं, आईसेट नहीं है, तो इस तरह से कह रहा हूं याद करने को। या चलो एक और अभी सामने आगे आंखों के सामने कि IAS 33 ने, IAS 33 सिलेबस में नहीं है, पहले होता था, FR 1 में चला गया। अब IAS 33 ये रिक्वायर करता है कि EPS प्रेजेंट करनी है इनकम स्टेटमेंट में, तो IFRS ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा, तो अब इसमें रट्टा लगाने वाली क्या बात है? तो ये चीज इनमें से पढ़नी है और हर डब्बे के कीवर्ड्स आप याद कर लें। हो गया, डन। पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 से लेके पेज नंबर 38 तक, डन। नहीं यार, मैं कम से कम ये तो कह रहा हूं ना कि ये डन, वरना तो मैं जरूरी तो नहीं, ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती, मतलब ये तो स्टूडेंट से खुद ही पढ़नी होती हैं, तो मैं कम से कम ये डन ये तो कह रहा हूं ना। अच्छा, है क्या पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर क्या होता है? तो IFAC वालों ने कुछ स्टैंडर्ड लिखे हैं पब्लिक सेक्टर के लिए भी, पब्लिक सेक्टर की अकाउंटिंग के लिए। तो ये उसके बारे में कहा हुआ है कि पब्लिक सेक्टर के लिए भी IAS लिखे गए हैं, फलाना फलाना IAS है, इसके लिए लिखा हुआ है, उसमें ये बताया हुआ है। और उनमें से कोई 2 स्टैंडर्ड्स, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए और एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए, ये उन्होंने आपके सिलेबस में डाल दिए। तो बस आप इनको पढ़ लें और खत्म करें बात है। नहीं, कभी नहीं, पता नहीं, जब होगी तो आइंदा वालों को बता दिया करूंगा। मतलब देखें ना, मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसी चीजें सिर्फ रिपोर्टिंग में नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, सिलेबस के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो डाल दी गई होती हैं, लेकिन सिलेबस बनाने वाले को भी नहीं पता लग रहा होता कि मैंने क्या पूछना है इसमें। BFD में ऐसी चीजें मौजूद हैं, तो इसलिए बस पढ़ लें इनको टाइम निकाल के। जी, ये IPS AS पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पेज 39, पेज 39। ये अब का तो नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने सुना था कि IAS 29 तो अभी तक शायद अडॉप्ट भी नहीं हुआ है। हाँ, अब हो जाना चाहिए वैसे, हाइपर इन्फ्लेशन, लेकिन ये तो शायद अडॉप्ट भी नहीं हुआ। हाइपर इन्फ्लेशन तो IAS 29 पढ़ लीजिएगा खुद ही। IAS 29 डन,
है हाइपर इन्फ्लेशनर, कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें हाइपर इन्फ्लेशन होती है, ये जो भी पिछले 3-4 महीने से पाकिस्तान में हो रही है, तो इनमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या करना होता है, फेयर वैल्यूज निकालनी है नहीं निकालनी है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि इतनी इन्फ्लेशन हो रही है कि वैल्यू बदले जा रही है, तो उनमें क्या करना है, तो ये पढ़ना है खुद ही है। देखें ये जो पूरा ग्रिड है ना, ये 5 से 10 नंबर का ग्रिड है, जिसमें से आता ही ये है। अब आप ये कि इनमें से नहीं आएगा, इसके चांसेस, इनमें से नहीं आएगा इसके चांसेस 5% हैं कि इनमें से नहीं आएगा, तो फिर किन में से आएगा? ये जो सारे डन 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 होते जा रहे हैं, उनमें से ये कुछ 7-8 टॉपिक हैं ये सारे, कि 5% चांसेस हैं कि इनमें से आएगा, और 5% चांसेस भी किसमें से? 5 से 10 नंबर के ग्रिड में से। तो इसलिए बस डन 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 डन। और लास्ट चीज इसमें इस्लामिक स्टैंडर्ड्स, इस्लामिक स्टैंडर्ड्स, लेकिन इसमें ये इजारा, तो ये लीजेस से रिलेटेड चीज है, तो ये लीजेस पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद ये पढ़िएगा। और ये भी डन, बस देखें ये चीजें रह गई। और ठीक है ब्रेक कर लेता हूं, लेकिन बता देता हूं कि इनमें मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, ताकि जिसने जाना है वो चला जाए, क्योंकि क्लास तो ये रहनी है एलएमएस पे। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैंने इसमें क्या करना है। इनके ना फॉर्मेट्स, ये तो जो बैंक्स में अवेलेबल है, ये अपने दोस्त से फाइल ले ली थी मैंने एक, ये एक्सेल के ना अकाउंट्स बने हुए फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, मतलब बैंकिंग सेक्टर में अवेलेबल हैं। आई कैप ने वही लेके छापे हुए हैं बुक के अंदर, तो मैंने वही अपने दोस्त से सॉफ्ट कॉपी लेके, तो इसमें से जो आपके सिलेबस के नोट्स हैं, सिलेबस के नोट तो ऐसे डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो पास में टेस्ट होते रहे, जो बड़े बड़े मेन नोट्स हैं जो आई कैप की बुक के अंदर शामिल हैं, वही मैंने उन अकाउंट्स में से नोट्स लेके यहां छाप दिए। इनकी मैं ज्यादा डिटेल खुद भी नहीं जानता, क्योंकि इतनी अजीब अजीब सी टर्म्स हैं, मतलब मुझे बेमुअज्जल याद आ रही है और इस तरह की चीजें हैं इसके अंदर। तो जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं किया हुआ, उनको तो वाकई बस रट्टा ही लगाना पड़ेगा। फिर भी देखूंगा सामने, मैं स्लाइड पे खोल लूंगा ये, और एक पिक्चर जरूर इनकी मैं दिखा दूंगा। इसमें तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता आपके लिए, मतलब मेरी लिमिट, क्या कहते हैं उसको, स्कोप लिमिटेशन, स्कोप लिमिटेशन। हाँ, इनमें मैंने काम ये किया था कि इन कंपनीज के रेलिवेंट 1-2 बंदे ढूंढे, उनका दिमाग खाया, उनसे चीजें समझी क्या होती हैं, और बस इस हद तक समझी कि फॉर्मेट याद हो जाए तो पता तो ना वो चीज क्या है। जैसे इंश्योरेंस के अंदर जो इंश्योरेंस प्रीमियम की 8-10 लाइनें आ रही होंगी, वो क्या है क्या असल में, लेकिन इतनी गहराई में कि आप इंश्योरेंस के एक्सपर्ट बन जाएंगे नहीं, ये नहीं। बस उतना बता सकता हूं कि फॉर्मेट की लाइनें आपको याद हो जाएं, बस ताकि आपको पता हो या क्या चीजें हैं जो याद कर रहे हैं, याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो ये मैं आपको इन चारों के बारे में गाइड कर दूंगा। यानी अभी मैं क्लास ब्रेक करता हूं, अगली क्लास में ये 80 पता नहीं क्या लिखा हुआ है, 83 में आके मैं आपको ना इनके फॉर्मेट्स समझाता हूं। लेकिन मैं पहले बता रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि इनका अगर कोई आप में चीता है तो मेरी गलतियां ना निकालना। मैं सिर्फ उतना उतना बताऊंगा जितना मैं एक सिटिंग में सीख सकता था, और इस हद तक समझा दूंगा कि आपको वो फॉर्मेट याद करने में हेल्प हो जाए। और इनकी टेस्टिंग बहुत गैर इखलाकी हो तो हो जाए, जैसे बैंक के 1-2 दफा वो नोट्स बना के दे चुका और कहता है बताओ उसमें क्या गलतियां हैं। अदरवाइज आप ये फॉर्मेट रट लें, 80-90% इजीली इंफॉर्मेशन सवाल से पहचानी जाती है, उन फॉर्मेट्स में रख दें बस। यानी इस सवाल में से 10 नंबर में से अगर आपने इन फॉर्मेट्स को याद किया हुआ है तो 7-8 नंबर हर स्टूडेंट आसानी से ले सकता है। लेकिन लोग इसको करते नहीं है, क्योंकि करने के लिए वो छोड़ते हैं कि आखिरी वीक में देखेंगे। आखिरी वीक से वो पेपर वाले दिन पे जाता है, पेपर वाले दिन से वो सुबह चिंची पे बैठे हुए जाता है, रस्ते पे जाता है, एग्जाम हॉल में अंदर जाते हुए जाते जाते देख लूंगा, और ये रह जाता है, फिर अगली टाइम पे चला जाता है। तो इसलिए तो इसलिए मैं इनमें आपके लिए जो कर सकता हूं, मैंने इनके फॉर्मेट्स बनाए, बल्कि इनमें फॉर्मेट्स मैंने एक और काम ये किया कि इनकी जो जो कंपनीज अवेलेबल थी लिस्टेड, उनके अकाउंट सामने रख के, आई कैप की बुक में भी ये फॉर्मेट हैं, लेकिन आई कैप की बुक में फॉर्मेट्स बगैर वैल्यूज के हैं, इवन के ब्रैकेट्स भी नहीं है, तो किसको ऐड करना है किसको लेस करना है, तो मैंने फिर ना वैल्यूज के साथ इनके फॉर्मेट्स बना दिए, ताकि वैल्यूज होंगी ना तो रिलेट करके क्या प्लस क्या माइनस। तो एक तो ये हेल्प इसमें कर रहा हूं कि बुक के अंदर फॉर्मेट बना दिए इनके, और दूसरी हेल्प ये कर सकता हूं कि इनमें जितनी भी लाइन आइटम्स हैं वो मैं आपको इस हद तक बस समझा सकूं कि आप उनको याद कर लें। बस चीता बनाने के लिए वो मेरे पास नॉलेज भी नहीं है उनका। तो ये करना है मैंने अगली क्लास के अंदर। तो बाकी किसी ने क्रिकेट देखना तो देखें, जाए, जाके बैठ रहे हैं तो नमाज पढ़ के आए और बैठ जाते हैं। ठीक है।